हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन 5 क्या कहता है? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इश्यू और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शंस आर रेलेवेंट। अब सेक्शन 4 में हमने रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट इन इश्यू देखा हुआ था। अब वो ऑफेंस कब होता है, वो पर्टिकुलर ओकेजन, कोई पर्टिकुलर ओकेजन होगा तब उसका इफेक्ट होगा, या कॉज ऑफ इफेक्ट हो रहा है, या फिर कुछ स्टेट ऑफ थिंग्स की चेंज होने से। अब एक एक चीज मैं बताता हूँ। ओकेजन मतलब सपोज कोई पैसे लेके, पैसों का बैग लेके बैंक में जा रहा है, तो देखो वो ओकेजन हो रहा है चोरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि उसके बैग में पैसे है। या फिर स्टेट ऑफ थिंग, सपोज वो पैसे उसके घर पे पड़े हुए थे, अब वो घर से बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा है, तो देखो वहां पे वो जो पैसे थे वो चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ थिंग जो है, फ्रॉम हाउस टू ट्रांसपोर्ट टू द बैंक, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो क्राइम कमिट करने के लिए, ऑफेंस कमिट करने के लिए। सो ऑल दिस फैक्ट्स आर रेलेवेंट। Occasion, cause, effect, and opportunity. When an act is done and a particular person is alleged to have done it, it is obvious that his physical presence within a proper range of time and place forms one step on the way to the belief that he did it. It is sufficient for admissibility. अब देखो, जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑफेंस कर रहा है, तो वहां पे उसका ओकेजन, वहां पे उसका फैक्ट होता है। कॉज इज वन ऑफ द फैक्ट, इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द फैक्ट। आज देखो, कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई कैश कैरी कर रहा है और ए को चोरी करनी है बी पर्सन से जिसके पास कैश है। अब वो अकेला खड़ा हुआ है पुलिस स्टेशन में, तो देखो पुलिस स्टेशन में वो चोरी नहीं कर पाएगा ए पर्सन। बट अगर बी ट्रैवल कहीं और कर रहा है जो बहुत ही ओवर क्राउडेड प्लेस है, तो वहां पे ए के पास अपॉर्चुनिटी है, ओकेजन है, वहां पे टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस है कि वो ऑफेंस वहां पे कमिट कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स है, ओकेजन हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, किस जगह पे उसने चोरी की, कब की, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स है वो रेलेवेंट है इन रिलेशन टू द थेफ्ट एंड इट इज ऑल्सो एडमिटेड इन द कोर्ट. Proof of opportunity is relevant and comes within the purview of Section 5. The burden of proof heavily lies upon the prosecution to prove the opportunity available to the accused. अब देखो यहाँ पे ये एडमिसिबिलिटी है, तो यहाँ पे उसके पास प्रॉपर टाइम था, प्लेस था, ओकेजन था चोरी करने के लिए। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब ये कौन प्रूव करेगा कोर्ट में? प्रोसिक्यूशन, जो यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है, जिसके घर पे चोरी हुई है, वो यहाँ पे प्रूव करेगा कि उसके घर पे कैसे चोरी हुई, क्या ओकेजन था, वो घर पे मौजूद नहीं थे तब उसके घर पे ये रॉबरी हुई है, तो यहाँ पे उसके ऊपर ये प्रूव करने पर बर्डन होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, टॉम एंड जेरी का। अब देखो, टॉम के घर पे चीज पड़ा हुआ है, तो जेरी कभी भी उसकी चोरी नहीं कर सकता। वो चोरी करने कब आ रहा है? जब टॉम सो रहा है, तब उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ओकेजन है, टाइम एंड प्लेस है, रात का समय है कि वो टॉम सो रहा होगा, तब जाके वो चीज की चोरी यहाँ पे कर सकता है। सो ऑल दिस फैक्ट्स आर रेलेवेंट एंड आर एडमिटेड. Similar unconnected facts, the facts which show the occasion, cause or effect of facts in issue of the same transaction becomes relevant facts. However, the facts which show the occasion, cause or effect of facts in issue of the similar transaction different from the fact in issue related to the accusation are not relevant. अब इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन द सिमिलर ट्रांजैक्शन एंड सेम ट्रांजैक्शन। सिमिलर ट्रांजैक्शन मतलब पहले भी उसने चोरी की, आज भी उसने चोरी की, तो ये सिमिलर ट्रांजैक्शन है। सेम ट्रांजैक्शन मतलब आज उसने चोरी की, चोरी के साथ साथ उसने स्नैचिंग भी किया हुआ है या फिर किसी को हर्ट भी किया हुआ है, ग्रीवियस हर्ट या हर्ट, तो ये सेम ट्रांजैक्शन में हो गया। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन जो है वो रेलेवेंट नहीं होता है. When the question is whether a person has committed a crime, the fact that he has committed a similar crime before is irrelevant. अभी उसने जो चोरी की और उसने पहले भी चोरी की, इसका कोई अभी कनेक्शन नहीं है कंपेयर टू द करंट थेफ्ट।
तो वहां पे वो कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे कनेक्टेड नहीं है। अगर उसने पहले भी चोरी की है और आज भी उसने चोरी किया हुआ है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो इररेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। आज हम लोग अगर चोरी की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से रेलेवेंट क्वेश्चंस या फैक्ट होंगे? उसने चोरी कब की, कैसे की, कौन से समय पे किया हुआ है, क्या ओकेजन था, वो सारे के सारे रेलेवेंट हो जाएंगे और एडमिसिबल हो जाएंगे। तो सिमिलर अनकनेक्टेड जो फैक्ट्स है या ओकेजन है वो यहाँ पे एडमिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग रेलेवेंट का ले लेते हैं। ए वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। द डेड बॉडी ऑफ बी वॉज फाउंड नियर अ ब्रिज इन अ गनी बैग। एट द ट्रायल द फैक्ट्स प्रूव्ड वेयर द वाइफ ऑफ बी डिपॉजिटेड ऑल हर ornaments with A. A took all the money that B had for purchasing a truck that he never purchased. B demanded money from A on 21st of May 1996. A asked B to come on 23rd of May. B came and stayed and slept with A on 23rd of May. Of the above facts, the fact of A being indebted to B and B's demand for money are relevant as the cause of murder, and the fact that B went and stayed there and slept are relevant as the occasion of murder and opportunity of it. अब देखो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको फैक्ट्स बता रहे, बट इसमें से कौन से रेलेवेंट फैक्ट है विच कनेक्ट्स ए फॉर द मर्डर ऑफ बी? ए ने बी का मर्डर किया, उसमें से इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स है या पैराग्राफ है जो उसको कनेक्ट कर रहा है, जो मदद कर रहा है हमें उसको सॉल्व करने के लिए? तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ये है कि बी डिमांडेड मनी फ्रॉम ए ऑन 21st of May 1996। ए आस्क्ड बी टू कम ऑन 23rd of May। तो देखो यहाँ पे बी पैसे मांग रहा है ए से, तो देखो यहाँ पे ये एक इफेक्ट हो गया, कॉज हो गया कि मर्डर क्यों किया? क्योंकि ए ने पैसे उधार पे दिए हुए थे बी को, जो बी लौटा नहीं पाया। और उसने मर्डर कब किया? तो देखो बी स्टेड विथ ए ऑन 23rd of May। तो जब बी ए के घर गया था 23 तारीख को, तब उसके पास वो ओकेजन था, अपॉर्चुनिटी थी उसका मर्डर करने के लिए। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो रेलेवेंट है इन सॉल्विंग द क्वेश्चन वेदर ए मर्डर्ड बी और नॉट। ए ने बी का मर्डर किया तो कब किया और क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि बी ने पैसे लिए हुए थे, उधार पैसे लिए हुए थे ए से, जो वो वापस नहीं दे पाया। तो ये सारे प्रॉपर रीजंस है फॉर द कॉज ऑफ मर्डर एंड व्हेन द मर्डर वाज कमिटेड। The state of things under which they happened. A stole 50,000 rupees from the purse of Mrs. B. A heard Mrs. B talking to see that Mrs. B is currently carrying 50,000 rupees in her purse. She was traveling in a crowded metro. A got an opportunity to steal the money. Here theft is principal fact and other fact shows the state of thing under which the principal fact happened. अब देखो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन में प्रिंसिपल फैक्ट क्या है, मतलब सबसे मेन क्राइम यहाँ पे ऑफेंस क्या हुआ है? थेफ्ट का, चोरी का, वो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फैक्ट है थेफ्ट। उसके बाकी के स्टेट ऑफ थिंग्स हो जाएंगे, बाकी के जितने भी फैक्ट्स है वो स्टेट ऑफ थिंग हो जाएंगे। स्टेट ऑफ थिंग में क्या क्या चीजें यहाँ पे सपोर्टिव है? तो देखो यहाँ पे ए ने बातें करते हुए सुन लिया बी को सी से कहते हुए कि आज उसके पास 50,000 रुपए है। तो देखो यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको कॉज मिला यहाँ पे क्राइम करने के लिए। और यहाँ पे कौन से ओकेजन्स पे उसने ये क्राइम कमिट किया कि यहाँ पे बी जो है क्राउडेड मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, तो ए के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी वो पैसे चुराने के लिए, ताकि कब वो पता ना चले वो क्राउडेड एरिया में कि किसने पैसे चुराए। तो ये ओकेजन हो गया। तो यहाँ पे जो ओकेजन है और यहाँ पे जो उसने बातें सुनी है इफेक्ट, वो स्टेट ऑफ थिंग यहाँ पे कहलाएगा। The question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to the third persons are relevant. अब ए ने बी से पैसों की चोरी की, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो रेलेवेंट फैक्ट है कि बी पैसे लेके मेले में आया हुआ था, फेयर में आया हुआ था, और उसने किसी और को, थर्ड पर्सन को वो पैसे दिखाए थे। ये सारे के सारे जो फैक्ट्स है वो स्टेट ऑफ थिंग है, वहां पे रेलेवेंट है टू द मेन प्रिंसिपल फैक्ट दैट इज थेफ्ट। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब, ये वाला हमने कर लिया है। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact. तो देखो ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, तो मर्डर के
एरिया में जो प्लेस था वहां पे जितने भी मार्क्स होंगे, स्ट्रैंगलिंग होगा, स्ट्रगल प्लेसेस होंगे, वो सारे के सारे जो है स्टेट ऑफ थिंग है, रेलेवेंट है, विच कैन बी प्रूव्ड एंड एडमिटेड इन द कोर्ट. And lastly, a contemporaneous tape record of a relevant conversation is a relevant fact and is admissible under section 5 of the act. अब देखो आईटी एक्ट जो है उसमें भी जितने भी एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो एडमिसिबल है कोर्ट में. तो अगर आपने कोई टेप रिकॉर्ड किया हुआ है वो भी एडमिट हो जाएगा कोर्ट में. बट कैसे? द वॉइस ऑफ द पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय द मेकर ऑफ द रिकॉर्ड. तो ये सारे एसेंशियल्स है, ये सारे कंडीशंस है, वो अगर फुलफिल हो जाते हैं तो टेप रिकॉर्डिंग जो है वो भी एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में. रुस्तम मूवी में भी एक सीन में बताया गया है कि वो टेप रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एविडेंस के तौर पे लाते हैं, बट उसको खारिज कर दिया जाता है फॉर द रीजन कि उसने आधा ही टेप रिकॉर्ड वहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया हुआ था. पूरा का पूरा वो जो कन्वर्जेशन था वो उसने प्रोड्यूस नहीं किया हुआ था. तो यही चीज यहाँ पे भी बता रहे कि कब उसको प्रॉपरली एडमिट कोर्ट करेगी. तो पहला, द वॉइस ऑफ द पर्सन हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द मेकर ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब वहां पे किसकी आवाज है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए. सेकेंडली, एक्यूरेसी ऑफ व्हाट वाज रिकॉर्डेड इज एस्टैब्लिश. क्या चीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए बता रहे हो, वो मर्डर के लिए धमकी दे रहा है तो मर्डर यहाँ पे प्रॉपरली एस्टैब्लिश होना चाहिए उनके कन्वर्जेशन में, तो वो एडमिट हो जाएगा. द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद द रिकॉर्ड इज एस्टैब्लिश. क्या उसमें कोई छेड़खानी हुई है? अगर टैप रिकॉर्ड है तो क्या उसमें कोई चेंजेस किया हुआ है, आवाज में कोई चेंजेस किया हुआ है, या फिर उसको टेम्पर किया गया है? तो अगर वो प्रूव हो जाता है कि नहीं इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुआ है तो वो कोर्ट एडमिट कर लेगा, अदरवाइज इट विल नॉट. द सब्जेक्ट मैटर विच वॉज रिकॉर्डेड मस्ट बी शोन एज रेलेवेंट. आप टेप रिकॉर्ड दिखा रहे हो तो वो रेलेवेंट कन्वर्जेशन फैक्ट्स वहां पे होने चाहिए. मर्डर है तो मर्डर से रिलेटेड कन्वर्जेशन होने चाहिए, उसके अलावा जितने भी कन्वर्जेशन होंगे वो नॉट एडमिट होंगे. द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मस्ट बी सील्ड एंड केप्ट इन सेफ और ऑफिशियल कस्टडी. जो भी टैप रिकॉर्ड आप कोर्ट को कस्टडी में दे रहे हो एज एन एविडेंस, वो सेफली सील करके कोर्ट रूम में वहां पे रख दिया जाएगा. द वॉइस ऑफ द स्पीकर शुड बी ऑडिबल. प्रॉपर कन्वर्जेशन वहां पे सुनाई दिया जाएगा, देना चाहिए, ताकि उसको एडमिट कर सके. दिस वॉज सेक्शन 5 ऑफ BNS. थैंक यू.